हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ओएच। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कुछ एप्लीकेशंस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। आज हम और कुछ एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के देखेंगे। फिर से एक बार आपको मैं बता दूं कि जो एक्सप्रेशन है वह होता है F इक्वल्स टू एम ए, और आपको पता है A जो होता है वह V माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो फोर्स है वह क्या होता है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। चेंज इन मोमेंटम जो है वह तो उतना करना ही पड़ेगा, उतना लेना ही पड़ेगा। सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यह एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब देखिए बात यह आती है कि ये कहाँ अप्लाई होता है। हमने कई केसेस हमने देखे थे कि वो सैंड बेड वाला, कुशन बेड वाला एग्जांपल हमने देखा था। हमने क्रिकेट में बॉल कैच करने का जो पैटर्न होता है वह हमने समझने का प्रयास किया था। ऐसे कई एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास में, कई एप्लीकेशंस जो है हमारे पास में हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल जो है वह आता है, वह है शॉक एब्जॉर्बर्स का। आपने देखा होगा व्हीकल्स में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं। अगर आप में से किसी ने बैलगाड़ी में, बुलक कार्ट में अगर यात्रा की है या कुछ देर दूर गए हैं तो आपको याद होगा कि बैलगाड़ी पर जब आप बैठते हैं तो आपको जो है आनंद आ जाता है। आनंद इसलिए आ जाता है क्योंकि उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होते हैं, तो वो जो है उसमें जो जर्क लगते हैं वह जो है वाकई में आपके बोन्स को मजबूत बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब कार में जाते हैं, अब देखिए कार भी अलग अलग, आपको पता है अलग अलग क्वालिटीज़ की कार हैं, अलग अलग ब्रांड की कार्स हैं, तो उनका अलग अलग कंफर्ट लेवल होता है। ठीक है ना, जो मारुति 800 में बैठे हैं उनको पता है कि बैलगाड़ी से अच्छी है, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन जो लोग जो है होंडा सिटी में बैठे हैं उनको पता है कि उसका पैटर्न क्या होता है, और उसके ऊपर वाली कार्स की बात ही क्या करना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि जो जर्क्स होते हैं वो जर्क्स जो हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं इन गाड़ियों में। क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण होता है इनमें जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं ये इतने हाई क्वालिटी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं कि वह उस जर्क का जो जर्क है उसका अनुभव भी नहीं होने देते हैं। तो देखिए उसमें होता क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर्स बेसिकली आप देखिए, अगर इस तरह की कोई स्प्रिंग है, अब चेंज इन मोमेंटम जैसा मैंने कहा कि वो तो होना ही है ना, वो तो होना ही है। लेकिन अब ये एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं, इनमें स्प्रिंग टाइप होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका एक छोटे से एग्जांपल से बात करूँ तो साइकिल की जो सीट होती है उस पर स्प्रिंग लगी होती है। वो स्प्रिंग जो होती है वह भी एब्जॉर्ब करती है शॉक को, और इसीलिए क्या होता है कि आपको जर्क उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि जितना एक्चुअली हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि वो टाइम को बढ़ा देता है, और टाइम को अगर बढ़ा देगा तो फोर्स जो है वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यह पर्टिकुलर फंडा यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स के एग्जाम्पल में लगता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं और हम उन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि ग्लव्स पहनना पड़ते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, है ना, हेलमेट लगाते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं। हैंड ग्लव्स जो होते हैं उसमें जो एक कुशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जब बॉल आती है, अब मान लीजिए कि आप बैट से कांटेक्ट नहीं कर पाए या बाउंस नहीं रहा या आप जज नहीं कर पाए, और अगर आपके हाथ पे लगेगी, अगर वो आपके हाथ पर लगेगी, सो इट इज गोइंग टू पुट इट्स इम्पैक्ट ऑन योर हैंड। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो कुशन रहता है ये क्या करता है, जब बॉल आती है और टकराती है तो वो उसके इम्पैक्ट का टाइम बढ़ा देता है, और इम्पैक्ट का टाइम जो है अगर वह बढ़ जाता है तो इम्पैक्ट के टाइम बढ़ने से फोर्स जो है वह ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो जो इम्पैक्ट है, देखिए चेंज इन मोमेंटम को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो उतना ही लगेगा, पर ये टाइम बढ़ाकर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज वन मोर वे और वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप ऑल these examples are clear to you. Thank you.
So students, now we are going to start the third law of motion. Third law of motion, you can say that in one sense it has the simplest statement. Okay, and statement is, for every action there is equal and opposite reaction. Okay, so amongst all these three laws, third law of motion has the simplest statement. For every action there is equal and opposite reaction. As simple as that. Okay. However, this is the most tricky law. Okay. It is the most tricky law and very interesting. It is extremely interesting. So let's try to understand third law. What does it say? Okay, for every action there is equal and opposite reaction. Now when we say this, we actually say this: action is equal to minus of reaction. Now what are these action and reaction? Action and reaction, they are actually the forces. Okay, when one object exerts force on another object, the second object also exerts force on the first one. Okay, force exerted by the first object on the second, if it is called action, then force exerted by the second object on the first is said to be reaction. So for every action there is equal and opposite reaction. This is what is न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, तो ये तो बात आपको सभी को समझ में आ गई कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है. इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं, कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं और वो हम जानने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये होता है. देखिए, एक्शन और रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि फोर्सेस हैं. अब मैं आपसे कहता हूँ आप एक काम करिए, आप दौड़ते हुए जाइए और दीवार से टकरा जाइए मतलब आप बिल्कुल सीधे न टकराएं, आप अपने हाथों के बल पर टकराइए. आप देखेंगे कि जब आप हाथों के बल से उस पर टकराते हैं तो जो वॉल है वह भी क्या करती है, आपको पीछे की तरफ धकेलती है. आप महसूस करेंगे, आप अगर इसको पुश कर रहे हैं तो वॉल भी जो है आपको पुश कर रही होगी. ठीक है, अगर नहीं कर रही होगी तो फिर आपको सीधे आगे चले जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है. इसका मतलब है कि वो आपको पुश कर रही है. ठीक है, तो आपने जो वॉल पर फोर्स एक्सर्ट किया, अगर वह एक्शन है तो वॉल ने आप पर जो फोर्स एक्सर्ट किया वह क्या है, वह रिएक्शन है. दैट इज द रिएक्शन. ओके, अब बात ये आती है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये इक्वल हैं और अपोजिट हैं. ठीक है, इक्वल है और अपोजिट है. अब इनको कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये इक्वल और अपोजिट है? देखिए, एक बात तो क्लियर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो एक बॉडी दूसरे पर लगा रही है और दूसरी बॉडी पहले पर लगा रही है. जैसे हमने वॉल को धक्का लगाया तो हमने एक्शन किया और वॉल ने रिटर्न में हमें क्या दिया, रिएक्शन दिया. ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, कई एप्लीकेशंस हैं जो आप देख सकते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आप फायर करते हैं गन, व्हेन यू फायर अ बुलेट. ओके, जब आप एक बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है. लेकिन जब वो बुलेट आगे की तरफ जाती है तो आप देखते हैं कि गन पर पीछे की तरफ एक क्या लगता है, फोर्स लगता है. अगर हम कहते हैं कि गन ने बुलेट पर वर्क किया और उसके कारण फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स जो है वो एक्शन है. ओके, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट इज एक्शन, देन force applied by bullet on gun is reaction. Okay, are you getting it? And that's why you see what is happening here. Action is the force applied on bullet due to gun. Due to action, what has happened, that the bullet is going forward. This is action. Okay, and in return gun is going back. Okay, gun is shifting back. So that is reaction. आप देखिए, एक्शन आगे की तरफ हो रही है, रिएक्शन पीछे की तरफ हो रही है. ठीक है, एक्शन आगे की तरफ हो रही है, रिएक्शन पीछे की तरफ हो रही है. तो क्या है ये नेगेटिव साइन यही बताता है कि उनकी जो डायरेक्शंस हैं वह क्या हैं, इक्वल और अपोजिट हैं. देयर डायरेक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट
opposite in direction. So this is something which is extremely important. Okay, तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में. ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाउएवर दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो बुलेट तो बहुत तेजी से आगे जाती है, लेकिन गन जो है वो उतनी स्पीड से थोड़ी ना पीछे आती है, वो तो कम स्पीड से आती है. अच्छा, इसे रिकॉइल ऑफ गन कहा जाता है. वी कॉल इट रिकॉइल ऑफ गन. इसे क्या कहा जाता है? रिकॉइल ऑफ गन. आपने देखा होगा ये जो एग्जांपल है कई जगह अप्लाई होता है, जैसे कि वो आर्मी टैंक्स या आर्मी टैंक्स जो है जब वो फायर करते हैं तो वो जब फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो आगे जाती है, जो उसका कैनन होता है वो आगे जाता है, कैनन बॉल जो है वो आगे जाता है, लेकिन वो जो टैंक है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करता है. दिस इज कॉल्ड रिकॉइल. इसे क्या कहा जाता है? रिकॉइल कहा जाता है. ओके, तो ये रिकॉइल जो है यह रिएक्शनरी फोर्स के कारण होता है. पर ऐसा थोड़ी होता है कि रिकॉइल हुआ तो वो उतनी तेजी से पीछे आएगा. क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं उतनी तेजी से पीछे आता? द रीजन इज मास. आप देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वह क्या है? mass of that bullet which is fired, okay, it is lesser than the mass of the gun, and because of that what happens कि जो velocity होती है जिससे कि गन पीछे आती है वह कम होती है. ओके, वो जो टैंक है जो फायर कर रहा है उसका मास तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मास. ठीक है, तो यह है. ऐसे ऐसे कई एग्जांपल्स एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड आप एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वह है वॉकिंग. व्हाइल वॉकिंग व्हाट वी डू, यू मे से वी वॉक. यस, ऑफ कोर्स वी डू दैट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, देखिए हमारे सबकॉन्शियस में जो है वो इतना क्या कहते हैं, आपको वॉकिंग के लिए कोई एफर्ट थोड़ी ना लगाना पड़ता है. लेकिन आप जब आप छोटे थे तब आपको तो याद भी नहीं है वो कि आप वॉकिंग सीखे कैसे थे. देखिए, वॉकिंग सीखना पड़ती थी, है ना. आप छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटे किड को देखेंगे कि वो जब सीखता है पहले तो वो बैलेंस करना सीखता है. वो बैलेंस फोर्स की क्या होती है, वो बैलेंस फोर्स सीख चुका है. आपने 9th स्टैंडर्ड में उसको थियोरेटिकली पढ़ा है. प्रैक्टिकली तो किड जो है वो बैलेंस फोर्सेस जब वो छोटा बच्चा था तभी सीख चुका था, है ना. पहले वो धीरे धीरे अपना बैलेंस जमाते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे लर्न हाउ टू बैलेंस देमसेल्व्स. अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, वो जब चलने लगते तो गिर जाते हैं एक हाथ कदम चल के. क्यों? क्योंकि एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर फोर्सेस. ठीक है, थियोरी से ना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, वो सीखते हैं प्रैक्टिकली और वो फिर चलना सीख जाते हैं. ठीक है, हालांकि इतना सब बता दें उनको रिजल्टेंट फोर्स वगैरह, तो वो चलना सीख ना पाए, है ना. इसलिए कई चीज़ें प्रैक्टिकली होती है तो ज़्यादा सही रहती है. अच्छा, तो ये सब तो बात हो गई. लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आप एक्चुअली क्या करते होते हैं? आप अगर ध्यान से समझेंगे, अगर आप अगली बार जब आप चलें तो आप थोड़ा सा इसको गौर फरमाइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा. आप क्या करते हैं? आप एक्चुअली ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं. यू पुश द ग्राउंड in the downward direction, or in fact you can say in the backward and downward both. Okay, तो वो एक at an angle होता है ना, ऐसे एक एंगल पर आप क्या करते हैं? ग्राउंड को धक्का लगाते हैं. जब आप उसको ऐसे धक्का लगाते हैं एट एन एंगल, तो ग्राउंड जो है, ये तो क्या हो गया, आपने जो ग्राउंड पर फोर्स लगाया वो हो गया एक्शन. फिर ग्राउंड जो है इन रिटर्न आप पर एक फोर्स लगाता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है, वो है रिएक्शन. तो उसके कारण क्या होता है? आप आगे की तरफ जाते हैं, है ना. उसके कारण आप आगे की तरफ जाते हैं. और छोटा बच्चा जो होता है वह इस रिएक्शनरी फोर्स को एक्चुअली बैलेंस करना नहीं सीख पाता. जब वो धीरे धीरे सीख जाता है चलना, देखना आप छोटे बच्चे जब चलते हैं ना तो वो बड़े समय तक उसको नहीं कर पाते. कई बार तो ऐसा होता है कि वो चलते चलते गिर भी जाते हैं, है ना, क्योंकि इम्बैलेंस हो गए हैं. वो उनको बैलेंस फोर्सेस नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको बैलेंस कैसे करना है. ठीक है, लेकिन हम सीख जाते हैं तो फिर ये जो रिएक्शनरी फोर्स होता है, ये जो लग रहा है ऐसा एंगल पर, उसको हम बैलेंस करना सीख जाते हैं. रिएक्शनरी फोर्स कौन लगाता है? ग्राउंड. तो यहाँ पर भी क्या हुआ? एक्शन नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ हुई. एक्शन किस पर लगी? ग्राउंड पर, और रिएक्शन आप पर हुई, और इसलिए आप क्या होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसका एक और एक्सट्रीम केस है. जब आप जंप करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप ग्राउंड को नीचे की तरफ धकेलते हैं, और ग्राउंड को जब आप नीचे की तरफ धकेलते हैं तो ग्राउंड आपको ऊपर की तरफ पुश करता है. तो ये एक्शन है, ये एक्शन, ये देखिए ये नीचे जो लगा है वो एक्शन है, और जो ऊपर जा रहा है वह क्या है? रिएक्शन है.
एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और इसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन है वो जंप कर पाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स जो हैं आप आपकी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा कि जो बोट है, अगर मान लीजिए कि किनारे के आसपास बोट है, थोड़े से दूर है, और एक कोई लड़का है वो उस पर खड़ा है बोट पे, और वो जो है वह कूदता है ना, इफ ही जंप्स, पानी में नहीं किनारे पर, ठीक है, अगर वो रिवर बैंक पर जंप करता है, तो जैसे ही वो रिवर बैंक की तरफ जंप करता है तो बोट जो है वो पीछे की तरफ खसक जाती है। As soon as he jumps towards the river bank, the boat shifts backward। ये देखिए ये क्यों होता है, वो जब जंप करता है, देखिए पहले वो क्या करता है, वो पुश करता है बोट को। जब वो पुश करता है बोट को तो वो है एक्शन, और बोट उसको पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो है रिएक्शन। और एक्शन के कारण, रिएक्शन के कारण तो वो आगे बढ़ जाता है, और एक्शन के कारण बोट पीछे हट जाती है, ठीक है। यही होता है अर्थ के केस में भी। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ भी पीछे खसकती है जब हम कूदते हैं, या अर्थ भी पीछे खसकती है जब हम वॉक करते हैं? नहीं नहीं नहीं, बोट और अर्थ को आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अर्थ का मास आपको पता है इट इज एक्सट्रीमली हायर, है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे मास और अर्थ के मास में। लेकिन बोट के केस में आप उस रिएक्शनरी फोर्स को देख भी सकते हैं, जो एक्शन है उसको देख भी सकते हैं, उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि बोट पीछे जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप गए होंगे ओंकारेश्वर, मन्नेश्वर या यहाँ, तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो सबसे पहले क्या करता है, जो बोट पे रस्सी रहती है उसको क्या कर देता है, बांध देता है किनारे से, ताकि सब उतर जाएं। उस दौरान जो है बोट पीछे न खसके, नहीं तो क्या होगा, वो पीछे खसक जाएगी, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर एक्सट्रीमली interesting example. Basically, as I told you that Newton's third law of motion is extremely simple, but it is extremely interesting also. Okay, इसको थोड़ा सा ध्यान, अच्छा इसमें और भी कुछ हिडन है, मैंने कहा ना आपसे कि इसकी डिकोडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स आप आपकी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी what we do in physics, what we are studying in our daily life, we try to explain all these phenomenon, and that is what is physics for you. Okay, चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ और भी कई एग्जांपल्स है। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है ना, तो जब मैंने वॉल को पुश किया तो वॉल ने रिएक्शन मुझे दी, ठीक है, आई बात समझ में। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है वॉल नहीं है, आप इमेजिन कीजिएगा, और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल वॉल जैसा ही, बिल्कुल डिक्टो वॉल जैसा ही एक क्या लगा हुआ है, कर्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक पर्दा लगा हुआ है, कर्टन लगा है। अब आप पूरी ताकत से दौड़ते हुए, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरी ताकत से दौड़ते हुए आए और आपको तो लगा कि वॉल ही है, तो आपने क्या किया, उस कर्टन को धक्का दिया, और जब आपने उस कर्टन को धक्का दिया तो कर्टन तो क्या है, कर्टन तो आगे चला जाएगा, वो है ना, वॉल आगे नहीं जा पाती, कर्टन तो आगे चला जाएगा। तो इस केस में हुआ क्या, बच्चे मुझसे पूछते हैं ये बात, है ना, ये एग्जांपल कई बार मैं देता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते भी कि सर ऐसा क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या एक्शन, या यहाँ पर क्या रीजन क्या हुआ होगा इसका, क्यों ऐसा हुआ कि जो कर्टन है वो आगे चला गया, इसका क्या रीजन है। रिएक्शन तो वो भी दे रहा है, बिल्कुल सही, और एक बात और, एक्शन और रिएक्शन तो बराबर होती है, तो जैसे वॉल दे रही थी रिएक्शन, वैसे इसने भी देना चाहिए, आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई बात गलत नहीं है इसमें। मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ इस केस में हो क्या रहा है, अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप एक्शन लगा ही नहीं पा रहे हैं। आप समझिए, आप उस जो जब आप वॉल को पुश कर रहे थे तो मान लीजिए आप 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर पा रहे थे वॉल पर, लेकिन जब आप एक कर्टन को पुश कर रहे हैं तो आप 50 न्यूटन का फोर्स ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप 3 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, और वो 3 न्यूटन का फोर्स आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा, हो सकता है आप गिर भी जाएं, मोस्ट प्रोबेबल तो ये है कि आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो पूरी ताकत से फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो जो फोर्स है वह उस पर लग ही नहीं रहा, और वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, इसलिए आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें हुआ क्या होगा, सॉरी, याद रखिए इस केस में यह हुआ होगा कि इस केस में एक्चुअली
आप उतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस मच फोर्स ऑन दैट कर्टन, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन इक्वली है। आपने मान लीजिए हाफ न्यूटन का फोर्स कर्टन पे लगा, तो कर्टन ने भी इन रिटर्न आप पे उतना लगा दिया। अब बात ये है, एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वली होगी, ठीक है। एक्चुअली वी आर नॉट एबल, अच्छा चलो ये एक और बात, कर्टन तो चलो ठीक है थोड़ा सा और सॉलिड था, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल पेपर लाइक स्ट्रक्चर ले लेता हूं यहाँ पर, और फिर आप उस पर फोर्स लगाइए, आप उस पेपर लाइक स्ट्रक्चर पे फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे तो रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मैं तो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा था वॉल पे, बिल्कुल लगा रहे होंगे, पर आप पेपर पर नहीं लगा पाएंगे उतना फोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि अगर आप एक्शन देंगे तभी रिएक्शन मिलेगी, और एक्शन जितनी देंगे उतनी ही रिएक्शन मिलेगी। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अच्छा एक और बात, अब मैं डिकोड कर रहा हूं इसको। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ध्यान से समझिए क्या कहा गया है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगी। इफ देयर इज एक्शन देयर विल बी रिएक्शन, ओके, एंड इफ देयर इज नो एक्शन देयर वोंट बी एनी रिएक्शन। कहने का एक और मतलब क्या है, इसको डिकोड करो थोड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर एक्शन हुई है तो रिएक्शन होना ही पड़ेगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक्शन हुई है तो आपको रिएक्शन वहां पर जनरेट करनी ही पड़ेगी। इसका एक और मतलब है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है मालूम है? इसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर्स में जनरेट होंगे। एक्शन एंड रिएक्शंस विल बी ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स। आप अकेले एक्शन को नहीं लगा सकते, अगर आपने एक्शन लगाई है तो रिएक्शन मिलेगी ही, निश्चित है, फिक्स्ड है, देयर वोंट बी एनी चेंज। I hope you are actually understanding what I want to say. Okay, so for every action there is equal and opposite reaction. Okay, एक और बात जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपने वॉल को पुश किया, वॉल ने आपको पुश किया, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन, आप बता रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बच्चे बोलते कि सर इन दैट केस दे शुड कैंसिल ईच अदर। बात तो सही लग रही है पर सही है नहीं, लग रही है सही नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर तो किसी भी तरह की मोशन पॉसिबल ही नहीं होगी। आपने अर्थ को लगाया फोर्स, फोर्स अर्थ ने आप पे लगाया, दोनों इक्वल और अपोजिट है, बात ही खत्म कर दो, काहे की मोशन। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? या तो बात गलत है या फिर हम जो समझ रहे हैं वो गलत है। डेफिनेटली सेकंड वाली बात जो है, जो हम समझ रहे हैं वो गलत है, हमारा परसेप्शन जो है वो गलत है। समझिए क्या कह रहे हैं हम, आई पुश द वॉल, वॉल पुश्ड मी, ओके, एक्शन एंड रिएक्शन आर देयर। I push the wall is action, wall pushed me is the reaction, and action and reaction are equal and opposite. Agreed. Action and reaction are equal and opposite. Absolutely clear. Okay. लेकिन याद रखिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते. They will never balance either. क्यों भाई? क्यों नहीं बैलेंस कर सकते? इक्वल और अपोजिट तो है, बैलेंस कर जाए, नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस्ड जो है वो करेंगे कौन? बैलेंस हमेशा करेंगे, बैलेंस्ड करने के लिए जो फोर्सेस हैं वो हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फोर्स कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हियर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आप देखिए मैंने वॉल को पुश किया, वॉल ने मुझको पुश किया, ठीक है, समझिए पहला फोर्स वॉल पर लगा, दूसरा फोर्स मुझ पर लगा। आप समझ रहे हैं ना? I applied force on wall, wall applied force on me. So there is difference, there is difference. समझिए एक्शन वॉल पे हुई, रिटर्न में रिएक्शन किस पर हुई? मुझ पर हुई। आई बात समझ में? तो यहाँ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर क्या लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं, है ना? यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग हैं जिन पर फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फोर्सेस जो हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज पर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में? फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड इफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज दे विल नॉट बैलेंस ईच अदर।
अगर दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट एक ही ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, मान लीजिए 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो वो एक दूसरे को एक साथ लगेंगे तो बैलेंस कर देंगे। पर अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, हाउ कैन दे बैलेंस ईच अदर? दे वोंट एबल टू बैलेंस ईच अदर। आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू. Like, subscribe and share our channel Physics OH for more such videos. Thank you very much. Happy learning. All the best.